500 वर्षों के बाद रामनवमी पर अयोध्या के राम मंदिर में भगवान श्री राम का सूर्य तिलक हुआ और सूर्य की पूर्ण प्रभाव वाली किरणों से रामलला का सूर्य अभिषेक किया गया। तब कैसे भगवान राम की प्रतिमा का प्रभाव अचानक से बदल गया था और सूर्य की किरणें भगवान श्री राम के मस्तक और उनके मुख को कैसे सुशोभित कर रही थीं, आज आप भी देखिए। मान्यता है कि जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ था तब सूर्य देव इतने प्रसन्न हुए थे कि वो अपने रथ से अयोध्या आए और इस दौरान उन्होंने पूरे 1 महीने तक अयोध्या में ही निवास किया था और इस कारण अयोध्या में 1 महीने तक रात नहीं हुई थी। और क्योंकि भगवान श्री राम सूर्यवंशी कुल के थे और सूर्य को उनके कुल में मस्तक पर तिलक के रूप में लगाया जाता था, इसलिए आज रामनवमी के दिन भगवान श्री राम का तिलक सूर्य की किरणों से किया गया। रामचरितमानस के बालकांड में बताया गया है कि जिस क्षण भगवान श्री राम का जन्म हुआ उस क्षण में सारी तिथियां दुखी हो गई थीं और उन्हें इस बात की बड़ी पीड़ा थी कि भगवान श्री राम ने उनकी तिथि पर जन्म क्यों नहीं लिया। इसके अलावा अलग अलग चौपाइयों के भावार्थ में यह बताया गया है कि भगवान श्री राम का जन्म दोपहर में हुआ था, जिस समय ना तो बहुत सर्दी थी ना ही बहुत ज्यादा गर्मी और धूप थी और वो क्षण सब लोगों को शांति देने वाला क्षण था। चारों तरफ शीतल मंद और सुगंधित हवा बह रही थी, वन खिलखिला रहे थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा के समान बह रही थी और इस दौरान काल की गति भी ठहर गई थी और नगाड़ों का शोर सीधे आकाश से आ रहा था और उस क्षण में सूर्य की स्थिति भी अपने पूर्ण प्रभाव में थी। और आज भी जब भगवान श्री राम का सूर्य तिलक हुआ उस समय भी सूर्य की स्थिति अपने पूर्ण प्रभाव में थी। अगर आप इस चित्र को देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि ऑप्टिक्स और मैकेनिक्स के सिद्धांत पर सबसे पहला मिरर मंदिर की 3री मंजिल के सबसे ऊपर वाले शिखर पर लगाया गया। जब सूर्य की किरणें इस मिरर पर यानी इस दर्पण पर पड़ी तो ये इससे रिफ्लेक्ट होकर पाइप में लगे पहले लेंस से होते हुए दूसरे दर्पण से रिफ्लेक्ट हुई। इसके बाद 90 डिग्री के कोण पर जो वर्टिकल पाइप लगा है वहां से ये किरणें दर्पण नंबर 2 से रिफ्लेक्ट होकर लेंस नंबर 2 और फिर लेंस नंबर 3 पर पहुंची और लेंस नंबर 3 से गुजरते हुए ये किरणें दर्पण नंबर 3 पर पहुंची, जहां 90 डिग्री के कोण पर फिर से सूर्य की किरणें रिफ्लेक्ट होकर लेंस नंबर 4 से टकराईं और फिर लेंस नंबर 4 से यही किरणें गर्भगृह में लगे आखिरी दर्पण से होते हुए भगवान श्री राम के मस्तक पर पहुंच गई और इस तरह 2.5 से 3 मिनट तक दोपहर 12 बजे रामलला का सूर्य तिलक हुआ, जो आकार में 58 मिलीमीटर का था। अब हम आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति के बड़े मियां छोटे मियां से मिलवाएंगे और ये हैं अखिलेश यादव और राहुल गांधी। आज दिल्ली के पास गाजियाबाद में बड़े मियां और छोटे मियां यानी अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने 7 साल बाद पहली संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यह दावा किया कि इस बार देश और उत्तर प्रदेश से बीजेपी का सफाया होने वाला है और बीजेपी 150 सीटें भी जीत नहीं पाएगी। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस लगभग आधे घंटे तक चली, जिसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने एक दूसरे के साथ कुछ तस्वीरें खिंचवाई, बयान दिए। आज सुबह से ही इन तस्वीरों की बड़ी चर्चा हो रही है और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये एक बड़ा शानदार कॉम्बिनेशन है और इंडिया गठबंधन जीतेगा। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसी बातें भी जरूर बताना चाहेंगे जिन पर लोगों का ज्यादा ध्यान नहीं गया। तस्वीरें देखकर तो लोग तालियां बजा रहे हैं, तस्वीरें तो बहुत पसंद आ रही हैं लोगों को, लेकिन कुछ और बातें भी हैं जो आप तक पहुंचानी जरूरी है। पहली बात, यह प्रेस कॉन्फ्रेंस गाजियाबाद में शायद इसलिए हुई क्योंकि गाजियाबाद की सीट गठबंधन में कांग्रेस पार्टी को मिली है और इससे पता चलता है कि आज अखिलेश यादव शायद गाजियाबाद में कांग्रेस पार्टी के मेहमान थे और इस मुद्दे पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनसे सवाल पूछा गया। अब इस सवाल पर आते हैं कि क्या यूपी के ये दोनों लड़के, जिनमें राहुल गांधी 53 वर्ष के हैं, अखिलेश यादव 50 वर्ष के हैं, क्या उत्तर प्रदेश में ये कोई बड़ा खेला कर सकते हैं? क्या ये उत्तर प्रदेश में कोई उलटफेर कर सकते हैं? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की बुनियाद है मुस्लिम वोट, यादव वोट और ओबीसी वोट। मुस्लिम, यादव, ओबीसी, अगर ये सारे वोट इस गठबंधन के पक्ष में एकजुट हो गए
तो उत्तर प्रदेश में बड़ा उलटफेर ये कर सकते हैं या बीजेपी को थोड़ा कमजोर तो कर ही सकते हैं, और ये गठबंधन बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा अगर लगा हुआ है। अगर उत्तर प्रदेश में 19% से ज्यादा मुस्लिम वोट हैं और लगभग 50% ओबीसी समुदाय के वोट हैं, जिनमें यादवों के 9% वोट भी शामिल हैं, और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को ओबीसी समुदाय के आधे और मुसलमानों के सारे वोट अगर मिल गए तो यह गठबंधन चुनावों में 45% वोट के आसपास लेने में कामयाब हो सकता है। और अगर दलित और आदिवासी समुदाय के भी कुछ वोट जुड़ गए तो यह गठबंधन बीजेपी की मुश्किलें जरूर बढ़ा सकता है, अगर ऐसा हो जाए तो। वैसे आज आपको वर्ष 2017 के नतीजों को भी याद रखना चाहिए, जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने मिलकर गठबंधन करके यह चुनाव लड़ा था। लेकिन तब इन्होंने क्या कर लिया था? दोनों पार्टियों को उत्तर प्रदेश की 403 में से सिर्फ 54 सीटें मिली थीं। यह आपको भूलना नहीं चाहिए। 2017 में इन दोनों ने मिलकर लड़ा, सिर्फ 54 सीटें मिली, और तब बीजेपी ने 312 सीटें जीती थी, और उस समय समाजवादी पार्टी को लगभग 22% और कांग्रेस को सिर्फ 6% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को उस चुनाव में 40% वोट मिले थे। इसलिए आपको यह बात याद रखनी चाहिए कि यह गठबंधन कोई नया नहीं है, यह कोई नया प्रयोग नहीं है, और यह गठबंधन उत्तर प्रदेश में एक बार बुरी तरह से फेल हो चुका है। यह पिक्चर एक बार पहले फ्लॉप हो चुकी है। अब उसी फिल्म को दोबारा से राजनीति के सिनेमाघरों में रिलीज करने की कोशिश हो रही है। वही स्टार कास्ट अब दोबारा आ रही है, वही पोस्टर है, वही स्टार कास्ट है, वही बड़े मियां छोटे मियां अब दोबारा से रिलीज हो रही है। और यह फिल्म 2017 में पहले बुरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है। तो पहला बड़ा कारण है मजबूत विपक्ष की कमी, और विपक्ष के पास कोई मजबूत नेता ना होना, जिसका सीधा फायदा नरेंद्र मोदी को मिल रहा है, बीजेपी को सीधा फायदा मिल रहा है, क्योंकि लोग वोट अगर नहीं डालेंगे मोदी को तो किसको डालेंगे? दूसरा चेहरा ही नहीं है। दूसरा फैक्टर है कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी एक अलग वोट बैंक बन चुके हैं। राम मंदिर से प्रसन्न होने वाले हिंदू वोटर और वैश्विक राजनीति में भारत के बढ़ते कद पर गौरव महसूस करने वाले वोटर्स की संख्या प्रधानमंत्री मोदी को आसानी से जिता सकती है। तीसरा फैक्टर है हिंदी बेल्ट वाले राज्यों पर प्रधानमंत्री मोदी की मजबूत पकड़, जहां उनका हारना मुश्किल लगता है। सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन हारना मुश्किल है। लेकिन असली खेल कहां हो सकता है? 3 राज्य ऐसे हैं जो पूरा गेम पलट सकते हैं, और वो राज्य हैं महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार। और इन तीनों राज्यों में लोकसभा की 130 सीटें हैं। ये तीनों राज्य सीटों के मामले में पूरे दक्षिण भारत के बराबर हैं, और यही असली खेल हो सकता है। अगर यहां ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव और उद्धव ठाकरे के गठबंधन ने मोदी के रथ को रोक लिया तो बीजेपी का तूफान थम सकता है। पर ऐसी स्थिति में भी मोदी हारते हुए नहीं दिखते, सिर्फ कम सीटों से प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन देश में विपक्षी दल यह भी कह रहे हैं कि इस बार क्षेत्रीय दल पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हैं, और वो जमीन पर बीजेपी को कड़ी चुनौती दे रहे हैं, और लोगों को शायद ये दिखाई नहीं दे रहा। इस बार के लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हो रहे हैं, जिनमें पहले चरण में यानी 19 अप्रैल को 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सबसे ज्यादा 102 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। आप ये तिथि याद कर लीजिए, 19 अप्रैल। और इनमें 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे होंगे जहां एक बार में ही 19 अप्रैल को सारी वोटिंग हो जाएगी, जिनमें तमिलनाडु और उत्तराखंड प्रमुख हैं। तो सोचिए, तमिलनाडु में पूरा चुनाव 19 को खत्म हो जाएगा। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 और उत्तराखंड में 5 सीटें हैं। बड़ी बात यह है कि पिछली बार बीजेपी उत्तराखंड की सभी 5 सीटें जीती थी, और तमिलनाडु में वो एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। इन राज्यों के अलावा जम्मू कश्मीर की 1, उत्तर प्रदेश की 8, बिहार की 4, राजस्थान की 12, मध्य प्रदेश की 6, छत्तीसगढ़ की 1, महाराष्ट्र की 5, पश्चिम बंगाल की 3 और उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों की 15 सीटों पर 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। नक्शे पर आप देख लीजिए, जो लाल रंग से आपको जगह दिखाई दे रही है राज्य, वहां चुनाव है 19 अप्रैल को। पिछली बार इन्हीं 102 सीटों में से सबसे ज्यादा 40 सीटें बीजेपी ने जीती, 24 डीएमके ने, 15 कांग्रेस ने, 3 बीएसपी ने, 2 सीटें एलजेपी और समाजवादी पार्टी ने, और 1 सीट जेडीयू ने जीती थी पिछली बार। पहली कहानी देखिए, उत्तर प्रदेश के पवन कुमार की कहानी है, जो इस बार 239वीं रैंक के साथ यूपीएससी की परीक्षा में पास हुए। बुलंदशहर के इस गांव में इस टूटे फूटे घर को आप देखिए, जहां
पवन कुमार रहते हैं और जहां वो पढ़ाई करते थे। मैं थोड़ा बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं ताकि आप ठीक से देख पाए। देखिए, यह है पवन कुमार का घर। इस घर में पक्की छत तक नहीं है और पक्की छत की बजाय इस घर में त्रिपाल और प्लास्टिक की छत लगी हुई है। घर में बिजली का कनेक्शन तो है, लेकिन गांव में बिजली हमेशा रहती नहीं है। घर में चूल्हे पर खाना बनता है और पवन की मां और बहन खाना बनाने के लिए, चूल्हे में जलाने के लिए जंगल से लकड़ियों को आज भी लेकर आती हैं। उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन तो उन्हें मिल गया, लेकिन गैस सिलेंडर खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। घर में इतनी तंगी है कि कुछ वर्ष पहले जब पवन को पढ़ाई के लिए एक स्मार्टफोन चाहिए था, तो पूरे परिवार ने मजदूरी करके 3200 रुपए में पवन कुमार को एक सेकंड हैंड मोबाइल फोन दिलवाया था।